हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप सीरीज। अगर दोस्तों आप एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल यूपी पुलिस कांस्टेबल है कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। सारे सवालों को दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आने वाले हैं। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली सीरीज आपके सामने हाजिर है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल है कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहां पर कमीशन किया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के देखते हुए। आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, तिरुचिरापल्ली, आईआईटी गांधीनगर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें परम अनंत सुपर कंप्यूटर ये कहाँ पर उसको कमीशन किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। ये आईआईटी गांधीनगर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। आईआईटी रुड़की, यहाँ पर क्या है परम गंगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया है तो आप कहेंगे आईआईटी रुड़की। और दोस्तों आईआईटी रुड़की, गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आईआईटी रुड़की कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपसे यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आईआईटी खड़गपुर, इसने कौन सा विकसित किया? परम शक्ति। दोस्तों आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यानी कि दोस्तों खड़क सिंह बहुत ही शक्तिशाली आदमी है। यानी कि परम शक्ति किसने विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों तिरुचिरापल्ली, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने दोस्तों क्या हुआ? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। इन सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000। कौन सा दोस्तों? परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? विजय भटकर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया का सबसे तेज वर्तमान समय सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर। ये दोस्तों वर्तमान समय पूरे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और किससे संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। ये भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को हूबहू नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि देश का पहला सी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। तेलंगाना ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या पश्चिम बंगाल ने? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यह सवाल भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों आपको बता दें भारत का पहला यानी कि पूरे देश का पहला सी स्पेस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है तो आपका जवाब होगा केरल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों केरल ने खुद का OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। दोस्तों इसको भी आप याद में रखेंगे, ओवर द टॉप। दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स ये सब सुना होगा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इसी की तरह है दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म। केरल ने अपना खुद का लॉन्च किया है और उसका नाम क्या रखा है? सी स्पेस। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों केरल से संबंधित कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों ग्राफीन नवाचार केंद्र किसने विकसित किया है? केरल ने विकसित किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। और दोस्तों आपको बता दें केरल के कोस्ट को क्या कहते हैं? मालाबार। ये ऐसे सवाल मैंने आपको बताए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि तमिलनाडु, यहाँ पर दोस्तों अभी एक संरक्षण केंद्र है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर डुगोंग संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तमिलनाडु में हुई है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जल्दी से बताइएगा। जापान में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अमेरिका में होगा, भारत में होगा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन, इसकी दोस्तों आयोजन कहाँ पर होने वाला है, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा आप। भाई बहनों आपको बता दें 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आपको नोट करके रखना है। इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे क्रम का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो जापान में हुआ था। दोस्तों क्वाड बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसमें दोस्तों कितने देश शामिल है, इसके अंदर 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए यानी कि अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं इसके अंदर। और दोस्तों इसका जो मतलब एक युद्धाभ्यास होता है मालाबार। अगर आपसे पूछा जाए कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन देशों के बीच में होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि मालाबार किसका युद्धाभ्यास है, ये दोस्तों क्वाड संगठन का युद्धाभ्यास है। दोस्तों क्वाड संगठन की संकल्पना किसने दी थी, ये 2007 में, किसने, 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दी थी। शिंजो अबे इन्होंने दी थी, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको आप नोट करके रखें। जापान की दोस्तों संसद क्या है, डाइट जापान की संसद है। जो भी सवाल बन सकते थे महत्वपूर्ण, मैंने आपको सारे के सारे नोट करा दिए। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सवाल यूपी पैट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, सीधा छपेगा आपकी परीक्षा में ये सवाल है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे सवाल है, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ, फ्रैंक विल्जेक को प्राप्त हुआ, बालकृष्ण दोषी को प्राप्त हुआ, पुष्प कुमार जोशी को प्राप्त हुआ, या पिनाकी चंद्र घोष को प्राप्त हुआ। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 है, ये किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है वेरी इंपॉर्टेंट में, फ्रैंक विल्जेक को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बालकृष्ण दोषी, ये भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको क्या दिया गया है, रॉयल गोल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि रॉयल गोल्ड मेडल, ये रॉयल गोल्ड पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे बालकृष्ण दोषी। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में याद करके रखिएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला है, फ्रैंक विल्जेक को मिला है। और बालकृष्ण दोषी को कौन सा मिला है, रॉयल गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित किया गया इनको, बालकृष्ण दोषी को। दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष, अति महत्वपूर्ण, फर्स्ट लोकपाल के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे पिनाकी चंद्र घोष है। दोस्तों लोकपाल, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 22, जिसमें से दोस्तों 15 होते हैं राज्यसभा के, सॉरी दोस्तों 15 होते हैं लोकसभा के, और 7 कौन से होते हैं, 7 होते हैं राज्यसभा के। इसको भी आपको नोट करके रखना है। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों सवाल अच्छे लग रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल और आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल। शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, खेल, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों पीएम श्री योजना, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको नोट करके रखना है। इसका संबंध है शिक्षा से। और दोस्तों ये कब हुआ था, ये 5 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था।
5 सितंबर को। और 5 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। दोस्तों स्कूल में जो नामांकन है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब स्कूल से संबंधित है पीएम श्री योजना, इसको आप नोट करके रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रारंभ हुआ है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं, इनको आप नोट कीजिएगा। और दोस्तों परीक्षा से पहले इनको आप रिवीजन कीजिएगा। 100% दोस्तों आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाले सवाल हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हमसे सवाल पूछा गया कि देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है। ये दोस्तों अभी हाल ही की रिपोर्ट है 2022 की। जल्दी से बताइएगा, लद्दाख में, मणिपुर में, सिक्किम में, गोवा में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों दर्ज किया गया है लद्दाख के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ पर किया गया, तो मणिपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ किया गया, मणिपुर। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें करते हैं। दोस्तों लद्दाख में दोस्तों आप 3 से 4 चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे हैमिस फेस्टिवल पूछे या हैमिस राष्ट्रीय उद्यान पूछे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में। और दोस्तों लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। अगर यही आपसे पूछा कि लोसांग ये कहाँ मनाया? सिक्किम मनाया जाता है। सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। मणिपुर का दोस्तों, मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है संघाई फेस्टिवल। अगर आपसे पूछा है कि संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया था, तो आप कहेंगे मणिपुर। और मणिपुर का दोस्तों राजकीय पशु कौन सा है? संघाई हिरण है। ये सब आपको पता है। दोस्तों मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। और दोस्तों इसके मुख्यमंत्री कौन चुने गए? वीरेंद्र सिंह। और कितनी सीटें हैं दोस्तों इसकी विधानसभा की, तो आपको नोट करके रखना है। इसकी दोस्तों 60 सीटें हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? लद्दाख में। और लद्दाख से संबंधित हैमिस राष्ट्रीय उद्यान या हैमिस फेस्टिवल या लोसर फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में। और दोस्तों आपको बता दें, लोसांग कहां पर मनाया जाता है? सिक्किम में। और सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा। मणिपुर में दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात है और यहाँ पर संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। और इसकी विधानसभा की सीट कितनी है? तो आप कहेंगे 60। जितने सवाल बन सकते थे, मैंने आपको सारे सवाल जो महत्वपूर्ण बन सकते थे मैंने आपको नोट करा दिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहां होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम छुपा हुआ सवाल, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न। कॉमनवेल्थ गेम, टोक्यो ओलंपिक, हर आदमी पढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा सवाल है जिस पर बहुत कम लोगों की नजर गई होगी। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर, इंग्लैंड, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, इनविक्टस गेम्स 2022 इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो आपको नोट करके रखना नीदरलैंड। नीदरलैंड में दोस्तों कहां पर? द हेग, जहां पर दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय स्थित है। जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय स्थित है वो कौन सा है? द हेग। इसको आप नोट करके रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों खेलों संबंधित थोड़ी सी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। अगर आपसे पूछी जाए कि संतोष ट्रॉफी ये दोस्तों कहां पर हुई है? केरल।
और जीता कौन है? ये दोस्तों 75वें क्रम की, ये भी आपको पता होना चाहिए। 75वीं संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। जीता किसने? केरल ने जीता है। किसको हराया? वेस्ट बंगाल को हराया, यानी पश्चिम बंगाल को हराया है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए उबेर कप, थॉमस कप, थॉमस कप अगर आपसे पूछा है तो आप कौन कहेंगे? भारत ने जीती है। किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा सवाल है, योग प्रवाह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है? स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। इस सवाल को देखकर दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसका तुरंत गलत आंसर लगाएंगे, लेकिन आप सतर्क हो जाइए। योग प्रवाह कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी आंखें खुल गई होंगी इस सवाल को देखकर। योग प्रवाह कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो आपको कहना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएगा। तब तक दोस्तों योगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक सवाल। अब दोस्तों ये सबसे पहले कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। दूसरा सवाल, इस बार दोस्तों कौन से क्रम का था? 8वें क्रम का था। ये रहा तीसरा सवाल। और इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। ये रहा आपका चौथा सवाल। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है और आपको नंबर देके जा सकता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान समय में? इसका जवाब आपको कमेंट में ही बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या ये सभी हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। सोनभद्र से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? जी बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये सभी राज्य सीमा बनाते हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों बिहार में एक चीज याद रखिएगा, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगर आपसे पूछा है कि डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 जो डॉल्फिन है इसको हमारा गंगोटिक एनिमल इसको दोस्तों घोषित किया गया था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। WTO, UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों जारी करता है IMF। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करेगा? IMF। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। IMF और वर्ल्ड बैंक इनका मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय, इन दोनों का मुख्यालय स्थित है। इन दोनों को दोस्तों जुड़वा बहनें कहा जाता है। ये भी आपको नोट करके रखना है। IMF दोस्तों इसकी मुद्रा क्या कहते हैं? SDR इसकी मुद्रा को कहा जाता है। और उसको दोस्तों गोल्ड पेपर भी कहा जाता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है। WTO विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और दोस्तों 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। इस चीज़ को भी आप नोट करके रखें। दोस्तों UNDP
इसके द्वारा दोस्तों कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों अभी हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जल्दी से बताइएगा कि यूएनडीपी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। ये सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि दा विंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दा विंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है? बहुत ही बेहतरीन और लल्लन टॉप प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें दा विंची मिशन इसका संबंध किस ग्रह से है, तो आपको नोट करके रखना है, ये शुक्र ग्रह से है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दा विंची मिशन का संबंध है शुक्र ग्रह से, यानी कि वीनस से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहे। दोस्तों यहां पर एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, कौन सा? क्षुद्र बेल्ट। क्षुद्र बेल्ट ये किन ग्रहों के बीच पाई जाती? तो आप यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में पाई जाती? तो आप कहेंगे मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? लगाएगा स्टार, आपकी परीक्षा में नंबर दिलाने वाला सवाल है। भगवंत अनमोल, दया प्रकाश सिन्हा, हर्षाली मल्होत्रा या विनोद कुमार? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रख लेना है। ये दोस्तों मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किस लिए मिला है? सम्राट अशोक इसलिए मिला है। ये तो रहा दोस्तों आपका सवाल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। किस लिए मिला? सम्राट अशोक के लिए मिला है। लेकिन अगर आपसे पूछा है साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा का सबसे युवा पुरस्कार, अगर युवा पुरस्कार पूछे तो आप कहेंगे, ये देखिए युवा, तो आप कहेंगे भगवंत अनमोल। और साहित्य भाषा का हिंदी साहित्य भाषा का अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए हर्षाली मल्होत्रा, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार। भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसको मिला? हर्षाली मल्होत्रा। दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा आपको याद होगा मुन्नी बजरंगी भाईजान में, ये वही है, इनको ही मिला है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। चलिए दोस्तों उर्दू भाषा वाला मैं आपको बता देता हूँ। चंद्र भान ख्याल, ये दोस्तों उर्दू भाषा के मिला है। और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले, इसको भी आप लिख लीजिएगा, नमिता गोखले, ये दोस्तों इनको इंग्लिश भाषा के लिए मिला है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई और ये दोस्तों कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? रामदत्त मिश्र, प्रोफेसर नारायण प्रधान, विल स्मिथ, शिंजो अबे? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों ये
ये सब बिरला बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीडी बिरला पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन। अगर आपसे व्यास सम्मान पूछे, सरस्वती सम्मान पूछे, ये सारे के सारे सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? किसको मिला है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। रामदत्त मिश्र, इनको क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? रामदत्त मिश्र। किस लिए मिला? मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, इसके लिए मिला है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों शिंजो अबे, मैंने अभी आपको बताया था कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 2007 के अंदर इनकी 2007 के अंदर क्वाड संगठन की संकल्पना दी थी। इनको दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। और इनको नेताजी अवार्ड भी इनको दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि हाफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की है, अश्व घोष की है, अरविंद घोष की है या वीएस नायपॉल की है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हाफ ए लाइफ ये किसकी पुस्तक है? तो आपको नोट करके रखना है, ये वीएस नायपॉल की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। अबुल फजल, अगर आपसे कहा जाए आईने अकबरी, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अबुल फजल की पुस्तक है। अश्व घोष, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष। और इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे कहा जाए इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र। इंडिया स्ट्रगल किसकी? सुभाष चंद्र। इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो दोस्तों आपको याद में रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन आपसे कहा जाए विंग्स ऑफ फायर, तो आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे कहा जाए विंग्स ऑफ फायर, तो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। और अश्व घोष किसकी पुस्तक है? इसको आप लिख लीजिएगा, बुद्धचरित, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है अश्व घोष। इसको भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1985, 2002, 2003 या 1976? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट में 1985। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। 2002 में दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये किस वर्ष से संबंधित है? 2002। फिर आता है 89वां संविधान संशोधन, 2003 का है। और किससे संबंधित है? ये दोस्तों 338A और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये है जनजाति वाला अनुच्छेद, और ये केवल जाति वाला अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति। दोस्तों आपको बता दें आखिरकार में हुआ क्या था। पहले दोस्तों था 89वां संविधान संशोधन, आर्टिकल था 338। इसमें क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में ऐसा बोला गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में। उसके बाद दोस्तों होता है 89वां संविधान संशोधन होता है, और उसमें आर्टिकल 338A जोड़ा जाता है, और उसमें दोस्तों
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है, इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। 1976 इसमें क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि माउंटबेटन योजना का संबंध किस वर्ष से है। 18 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 3 जून 1947, 9 दिसंबर 1946। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, माउंटबेटन योजना इसका संबंध किस वर्ष से है, तो आपको नोट करके रखना है। ये थी दोस्तों 3 जून 1947। अगर आपसे कहा जाए 3 जून की योजना कौन सी है, माउंटबेटन योजना, इसको आप नोट करके रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। 18 जुलाई 1947, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसको क्या होता है, स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इसको क्या हुआ था, स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 दोस्तों संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान तैयार हुआ था, इसलिए दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाता है, संविधान दिवस मनाता है। हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था हमारा संविधान बनने में। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, इसको आप सीरियसली नोट करते रहिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि किस मृदा में थोरियम पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार ये सवाल बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। मोनोजाइट, कपासीय मृदा, लाल मृदा, रेगुर मृदा, क्या होता है आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों किस मृदा में थोरियम पाया जाता है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट करके रखना है, ये मोनोजाइट मृदा में। और ये किधर पाया थी, केरल साइड में पाई जाती है, इसको आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों कपासीय मृदा दोस्तों कौन सी मृदा होती है, काली मृदा। कपासीय मृदा काली मृदा होती है, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें जो दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। आप चाहे एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं जहाँ पर जीके जीएस करंट है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप सभी के लिए ये सीरीज आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली सीरीज होगी। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इस सीरीज को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि देश का पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। देश का पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो आपने कई बार उसका नाम सुना होगा, उसका नाम है कजाकिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है, अस्थाना। इसको भी आपको नोट करके रखना है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में ये राजधानी बनाई गई, इसीलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। दोस्तों उज्बेकिस्तान, ये भी हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसकी दोस्तों 2022 की जो इसकी बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, उज्बेकिस्तान में। और कहाँ पर, समरकंद में हुई है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। देश का पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा, कजाकिस्तान, और उसकी राजधानी क्या है, अस्थाना। उज्बेकिस्तान दोस्तों इसमें SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसकी दोस्तों जो बैठक आयोजित हुई है कहाँ पर, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। और शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी पहली पर्यटन राजधानी किसको बनाया, वाराणसी। इसको भी आप नोट कीजिएगा। इतने सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अनुसूची 6 में उपस्थित राज्य नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। ये सवाल भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अनुसूची 6 में उपस्थित राज्य कौन से नहीं है? असम नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, मिजोरम नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है अनुसूची 6 में कौन सा राज्य उपस्थित नहीं है, तो आपको कहना है मणिपुर। इसके यहाँ पर दोस्तों आप मेघालय देखो, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय। ये 4 राज्य दोस्तों अनुसूची 6 के अंदर है। यहाँ पर मणिपुर नहीं है। और दोस्तों हर बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, मणिपुर के स्थान पर मेघालय लिख दिया जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। याद में रखिएगा दोस्तों, अनुसूची 6 में किसका उल्लेख है? राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अनुसूची दोस्तों 1 में क्या है, तो आपको कहना है अनुसूची 1 जो है राज्य प्लस यूटी से संबंधित है। अनुसूची 2 क्या है? ये वेतन है इसके अंदर। अनुसूची 3 में क्या है, तो आपको कहना है शपथ है। दोस्तों 4 में क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। अनुसूची 4 और 5 आपको कमेंट करके बताना है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 मैंने आपको बता दिया है। 8 में क्या है, भाषा। 9 में क्या है, भूमि सुधार। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ 9। ये दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सारी अनुसूचियां दोस्तों आप नोट करके रखिएगा, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अनुसूची 4 और 5 का संबंध किस चीज़ से है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है, तबला वादक है, संतूर वादक है, शहनाई वादक है। एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल और बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको नोट करके रखना है, इनका संबंध है सितार वादक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये सितार वादक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए संतूर वादक, भजन सोपारी, भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा, इन दोनों का संबंध किससे है? ये संतूर वादक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे? तबला वादक है। दोस्तों शहनाई वादक है, ये दोस्तों कौन है? तो आपको जल्द याद में रखना है, बिस्मिल्लाह खां। कौन दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां दोस्तों जो है वो शहनाई वादक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और कंटेंट आपको समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।